दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में लगातार उठापटक जारी है। 2026 की शुरुआत भी वोलेटिलिटी से ही हुई है। अब आगे यहां से भाव कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी एसएमसी ग्लोबल से। नमस्ते वंदना जी। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को नई साल की बहुत बहुत बधाई। और ये साल तो सही में बहुत वॉलेटाइल शुरुआत हुई है। तो मैम, 2025 देखा, जैसा हमने देखा था 2025, उससे दुगनी वॉलेटिलिटी 2026 में रहने वाली है। क्या असेसमेंट है आपका? अभी तो 5 ही दिन हुए हैं 2026 की शुरुआत में। अब 25 ने कहा कि आप तो यूज टू हो गए हैं वॉलेटिलिटी के, तो हम 26 में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और ट्रम्प ने इसे काफी ज्यादा मतलब वो करा है। और कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसका तो था कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। लेकिन अब काफी, अब वो कोलंबिया पे भी बोल रहे हैं। सबसे कंसर्न की बात तो यही है कि वो कोलंबिया के लिए भी दे रहे हैं। तो एक के बाद एक कंट्रीज पे अगर इस तरीके का आया तो गोल्ड तो इसे आराम नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी रेंज में रहे, उसके बाद इसे एक बुलिश न्यूज मिलता है, फिर दूसरा बुलिश न्यूज मिलता है। हम सोचते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बदले में एक उसे बुलिश ट्रिगर मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये बुलिश ट्रिगर्स मिलते रहेंगे वीरेंद्र जी 2026 में भी। जी मैम, 2026 में और ज्यादा वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। ये तो हो गया जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे। पर इंटरनल यूएस के फ्रंट पे देखें तो वहां भी अभी कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जेरोम पावेल मई में जाने वाले हैं और शायद जनवरी में ही नए फेड चेयरमैन का ऐलान हो जाए। तो आउटसाइड का तो आपने देख लिया। अभी इंटरनल यूएस पॉलिटिक्स की जो चीजें हैं वो अभी हमारे सामने नहीं आई हैं। जी नहीं वीरेंद्र जी, और मुझे लग रहा है कि अगर केविन आते हैं, क्योंकि ज्यादा संभावना अगर केविन की बन रही है, तो वो प्रो ट्रम्प जाएंगे। और जगह ट्रम्प के साथ में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट जितना ट्रम्प चाहते हैं उस स्पीड में तो हो नहीं सकता। वो कोलैप्स होने वाली बात है यहाँ पे। इतना ही प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है 1% पे लाना। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग जो दो इंटरेस्ट रेट कट की बात यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, हो सकता है कि वो इससे ज्यादा हो और स्पीडी हो। और शुरुआती दौर में देखा जाए, ये भी बात है कि अगर डिले करके इंटरेस्ट रेट कट हो या शुरुआती दौर में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि जो टाइम है वो थोड़ा सा नजदीक आ सकता है। और एक इंटरेस्ट रेट कट जो है वो और हम एडिशनली लेके चल सकते हैं अगर यहाँ पे केविन आते हैं तो इंटरनल जो इनकी पॉलिसीज है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे चलेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ना ध्यान हटाया है, जो रिकॉर्ड डेट्स है वो उस पर से ध्यान हटा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीजों से ध्यान हटा रहे हैं। तो वो काफी चीजों, वो बिल्कुल इंटरनेशनल ग्लोबल फैक्टर पकड़ रहे हैं ताकि लोग डोमेस्टिक फैक्टर को यहाँ पे वो करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इनका इंटरनल फैक्टर है वो भी यहाँ पे काफी बढ़िया बेस बनाएगा कमोडिटीज के लिए। तो मैम, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है, संकेत दे रही है 2026 में, खास तौर पर सोने के भाव के लिए? चांदी में तो हमने पिछले साल काफी वॉलेटिलिटी देखी और 150% की करीब करीब तेजी भी हमने देखी। पर गोल्ड जो है, गोल्ड अपनी हाथी वाली चाल ही चल रहा है। जी, और मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, काफी दिनों से यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने एक मूव आता देखा था। और ये जो साल है, ये आने वाला साल जो है वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि जो वो कहते हैं ना ध्रुवीकरण होना, मतलब कि शक्तियों का, मुझे लग रहा है कि न्यू ग्रुप्स बनेंगे। और ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये सिंपल शिफ्ट या इसे हम रिटर्न्स, परसेंटेज रिटर्न्स में लेके ना चले वो ज्यादा बढ़िया है। डिबेसमेंट है या यहाँ पे न्यू, यहाँ पे अलायंसेस आएंगे, और जब न्यू अलायंसेस आएंगे तो पूरा मूव करेगा। ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे मूव करेंगी, इनके आपसी रिश्ते मतलब की होंगे। यूएन कैसा ये लेता है, स्टेप लेता है। अगर यूएन से विश्वास हटेगा तो अलायंसेस यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे खत्म हो सकते हैं, या उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर भी वीक हो सकता है। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, ये सारी चीजें जो है वो गोल्ड के लिए एक बेस बना रहा है। और मुझे लग रहा है कि फिलहाल गोल्ड थका हुआ है। फिलहाल गोल्ड को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हम ऑप्शन चेन से अगर जरिए हम अगर देखें वीरेंद्र जी, मैंने देखा है पीसीआर जो अपना पुट कॉल रेशियो होता है वो अपना 1 पे आया हुआ है। जो कि पहले क्या था कि कॉल साइड में मतलब कि ज्यादा वो रहता था, वो रेशियो 1 पे आया है, वो हमें न्यूट्रल बता रहा है। जबकि जो ओपन इंटरेस्ट का, जैसे कि पुट ओपन इंटरेस्ट और कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये जो रेशियो है ये एक से नीचे है, ये बाय बता रहा है। दो पैरामीटर्स है, एक पैरामीटर न्यूट्रल बता रहा है, एक पैरामीटर कह रहा है भैया बाय नहीं तुम रहो। तो ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि बाइंग है भी,
लिमिटेड है। और जिस तरीके से ऑप्शन चेन्स में बने हुए हैं पोजीशंस यहाँ पे, मुझे 4450 से लेके 4500 तक फिर से लग रहा है कि एक जो मतलब ठहराव है वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। हम ना तो 4300 से नीचे जा रहे हैं बड़ी जल्दी, और ना हम 4500 से जल्दी ऊपर जा रहे हैं बड़ी जल्दी। तो मुझे लग रहा है कि ये ठहराव रहेगा। लेकिन हिस्टोरिकली बोलते कि इतिहास गवाह है कि जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन गोल्ड ने देखा है, उतना लंबा ब्रेकआउट दिया है। ये तो टेक्निकल मतलब एक प्रिंसिपल है। तो कंसोलिडेशन बढ़िया है। तो भारतीय बाजार और इंटरनेशनल मार्केट में अभी आप आगे कैसे देख रही हैं सोने का भाव? मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, ज्यादा नहीं अभी, मतलब 1,42,45,000 तक यहाँ पे फिलहाल रहना चाहिए। अभी बाजार मेन ट्रिगर का वेट कर रहा है। अभी बाजार वेट कर रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कट का भी वेट कर रहा है कि किस तरीके से जनवरी आ गया है। अब यहाँ पे मीटिंग है, बाजार को मेन ट्रिगर का वेट है यहाँ पे। और गोल्ड को अगर रिएक्ट करना होता है, $100 का रिएक्शन दिया है, लेकिन जिस तरीके की न्यूज है और जिस तरीके से वेनेजुएला में यहाँ पे गोल्ड स्टॉक्स है, मैं ये सोच रही थी वीरेंद्र जी, क्रूड है तो आप उसको रिफाइन करेंगे, अपनी कंपनीज को लगाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे, तब आपके पास वो पैसा आएगा। लेकिन गोल्ड तो रेडीमेड मनी है, वो आपके वॉल्ट में पड़ा हुआ है, उसे कुछ नहीं करना है। तो तो वो तो रेडीमेड मनी है। और इतना बड़ा भंडार होने के बाद भी उनके पास अनप्रूवन रिजर्व भी है यहाँ पे गोल्ड का, प्रूवन रिजर्व भी है यहाँ पे गोल्ड का। इसके बावजूद गोल्ड ने रिएक्शन सिर्फ $100 का दिया है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी थोड़ा सा ठहरने के मूड में है। और अपना बाजार इसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, 1,45,000 तक कर सकता है। और नीचे मुझे लग रहा है कि 1,30,000, 28,000 मेजर जोन है जिसको ये बार बार आता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। एक चीज मैम ये बताइए कि जैसे चांदी का भी हम लोग देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह 6% की तेजी थी, पर भारतीय बाजार में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली। वहीं इसके उलट पिछले हफ्ते भी काफी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी उठापटक हो रही थी। वो एमसीएक्स में जितनी वहां पे उठापटक हो रही थी वैसी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी। तो कुछ कारण है क्या इसका कुछ खास, कि क्यों नहीं इतना बढ़ पा रही है? अगर 6% मार्केट तेज है तो यहाँ पे चलो 1%, 2%, 1.5% मान ले कि थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है 1% की। तो ये क्या कारण है? बहुत सारे दर्शकों ने हमें कमेंट में लिख के भी पूछा था कि ये क्यों हो रहा है, इतना क्यों यहाँ पर प्रीमियम लिया जा रहा है? एक चीज और है यहाँ पे वीरेंद्र जी, इससे पहले अगर जो गिरावट भी, जो फॉल भी आई थी ना, तो वो कॉमिक्स में ज्यादा फॉल आई थी, एमसीएक्स से ज्यादा फॉल कॉमिक्स में आई थी जब मार्जिन फैक्टर्स था। और ये 5 बार मार्जिन बढ़ाना, और मतलब 3-5 दिन में आप 2 बार मार्जिन बढ़ा रहे हैं, ये कॉमिक्स का इतिहास ही नहीं रहा है इस तरीके का। तो कॉमिक्स ने गिरावट में भी ज्यादा रिएक्शन दिया था, तो वहां पे एक अपसाइड आ रहा है। दूसरी चीज दर्शकों से बताना चाहूंगी कि अपना एशियन बाजार जो है वो ऑलरेडी प्रीमियम पे है, क्योंकि चाइना प्रीमियम पे है और इंडिया भी यहाँ पे प्रीमियम पे है, चाहे बात चांदी की हो या गोल्ड की हो। तो ये प्रीमियम पे ऑलरेडी है। तो अब जब यहाँ पे गिरावट भी ज्यादा हुई, तो इनका रिएक्शन तेज आ रहा है। हम तो ऑलरेडी प्रीमियम दे रहे थे, तुम बोलते हैं ना कि भैया हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं तो और ज्यादा हम किस बात का। तो अपना भारतीय बाजार थोड़ा सा प्रीमियम पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये कारण है। और जिस तरीके का एडिशनल मार्जिन वहां पे लगा है, और वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है छोटा होता है। तो अगर 1% बढ़ता है तो हमारे पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें पोजीशनिंग जो है वो बहुत जल्दी मतलब मैटर करती है। अगर उनका मतलब बढ़ जाए, मार्जिन कॉस्ट बढ़ जाए, बड़े होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक इसका भी इम्पैक्ट आया है। और मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र जी, अगर भारतीय बाजार में अभी फिलहाल लोग वेट कर रहे हैं और ज्यादा मूव नहीं आ रही है, तो हमारे जो मतलब ट्रेडर्स हैं वो समझदार हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वोलेटिलिटी जाए फिर वो यहाँ पे एंटर करें। तो चांदी में क्या लग रहा है मैम? चांदी मुझे वीरेंद्र जी, चांदी मुझे तेज लग रही है। चांदी में एक न्यूज भी आ रही है यहाँ पे कि चांदी को इन्होंने यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में रखा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने पहले इसे क्रिटिकल मिनरल्स में रखा, फिर आपने इसे नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में रखा। अब आपका जो डिफेंस है, 40% चांदी आपका देख रहा है, रख रहा है। अब डिफेंस आपका रिफाइनिंग देख रहा है, $7 बिलियन निवेश की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा संकेत देता है। अब इंडिया ने यहाँ पे 1/4 चांदी यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो देश कर रहे हैं ना, ये देश अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। देश से बड़ा इंडिकेशन कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअल्स उसको फॉलो करेंगे, हम आप भी फॉलो करेंगे। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो ठहराव है वो चांदी में नहीं रहेगी विंध्य जी, चांदी यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन चांदी में मैंने देखा कि अगर डेरिवेटिव मार्केट की बात की जाए, तो कॉमिक्स में वॉल्यूम कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से 77 से $80 मुझे लग रहा है अपसाइड। उसके ऊपर स्टेबिलिटी के लिए बड़ा न्यूज चाहिए, और नीचे मुझे लग रहा है कि $72 से नीचे फिलहाल चांदी को नहीं जाना चाहिए।
तो $8 का मुझे मूव लग रहा है जिसमें चांदी यहाँ पे बाहर ट्रेड करेगी। उसके हिसाब से अगर देखा जाए, हमारा बाजार 2,55,000 और नीचे की तरफ 2,34,000, बार बार देखिएगा आप 2,34,000 से इसकी वापसी हो रही है, तो इस लेवल को ये फिर से एक बारी रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आएगा और वहां पे एक मूव जो है स्टेबल हो सकती है। तो मैम, जिन लोगों को 2026 में खरीदना है, जिन्होंने 2025 में बस मिस कर दी या लेट बस में बैठे, और अब 2026 में वो मूड बना रहे हैं कि चलो खरीदें या ना खरीदें इतने तेज भाव में, क्योंकि पहले मतलब पिछले साल भर से यही बात हो रही है कि ओवरबॉट है, मत खरीदो, अभी वेट करो करेक्शन का, ओवरबॉट है, मत खरीदो, वेट करो करेक्शन का। पर वो करेक्शन तो मिलता नहीं। वो करेक्शन आता है, आदमी विचार करता है कि चलो मैं खरीदूंगा, जब तक वो दूसरे दिन पैसा लेके पहुंचता है 10,000 ऊपर हो जाता है मार्केट। वीरेंद्र जी, मैंने वही देखा है कि जितने कैंडल्स बन रहे हैं, हर ग्रीन कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल बनता है। और फिजिकली में जब तक लोग सोचते हैं कि लेने जाओ, तब तक वो मार्केट कल होके फिर से बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कहा कि जिन लोगों को निवेश के ही उससे लेना है, तो एटलीस्ट आप ईटीएफ ले, आपका मतलब वन बटन अवे होता है, वहां आप इजिली ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मौका मुझे नहीं लगा कि 2,36,000, 34,000 से नीचे फिलहाल मिलेगा। कुछ पोजीशंस कटने हैं जनवरी 8-14 के बीच में। अगर वहां पे कोई करेक्शन आता है तो मैं उस समय का वेट कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ रहा तो जरूर प्रोग्राम करेंगे और वहां पे एक वो देंगे इंडिकेशंस कि अब करेक्शन आ सकता है। तो पोजीशंस कटेंगी डेरिवेटिव मार्केट में, तभी जाके मूव आएगा। फंडामेंटल्स तो नए नई चीजें निकल के आ रही हैं जो कि हम लोगों ने पहले नहीं सुना था। कुल मिला के बात है कि जब तक ट्रम्प है तब तक वॉलेटिलिटी है, ट्रम्प इज इक्वल टू वॉलेटिलिटी। तो ये बात चलती रहेगी मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बोलूंगी कि ऐसे वोलाटाइल मार्केट में आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और मैंने मतलब यहाँ पे कोई पोजीशन मैं नहीं करती कमोडिटी में ट्रेड, लेकिन मेरी सलाह में कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं और उन्हें भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। और दूसरे वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। थैंक यू सो मच मैम।